आपने ऐसे हरियाणा में कहा था, जो आपके सिफारिश सब कह रहे थे कि हमारी सुनामी कांग्रेस की आएगी, क्या नतीजा निकला? हम हिमाचल प्रदेश जैसे कांग्रेस पार्टी जो है वो सैलरीज तक नहीं दे सकती, ऐसी कोई घोषणा नहीं करेंगे। आप फिस्कल डेफिसिट की महाराष्ट्र में बात करी थी, ये नहीं करी थी 2012 के अंदर 4% फिस्कल डेफिसिट जो घट के आ गया। आप ये नहीं बात करी कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड बढ़ गया, ये नहीं आप बात करी कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी, नहीं, क्योंकि आप चाहती हैं कि भाई एक ही तरीके से पॉलिटिकल एनालिसिस हो। मुझे लगता है कि हरियाणा के चुनाव की तुलना किसी से भी करना बड़ा मुश्किल है। जहां बीजेपी वाले तमाम लीडर्स ऑफ कैमरा कह रहे थे कि हम बिल्कुल साफ हैं, हम हार रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह के नतीजे आए हैं उसने पूरे देश को ही चौंकाया है। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा के चुनाव के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ, दोनों ही बड़े राज्यों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। हरियाणा हमारी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, और ये पूरी तरह से एनडीए हारेगा। इलेक्शन आयोग ने चैलेंज किया था कि आप ईवीएम को हैक करिए, एक पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आई, तो ये गलत है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव खत्म होने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी बिगुल बज गया है। इन दोनों ही राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, मतलब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में एक फेज और झारखंड में 2 फेज में वोटिंग होनी है। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर, जबकि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, और दोनों राज्यों के नतीजे 23 नवंबर को आ जाएंगे, और ये पता चल जाएगा कि दोनों ही राज्यों में कौन सी पार्टी या फिर कौन से गठबंधन की सरकार बनेगी। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रतीक भंडारी जी हैं और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा, पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया, ये तो आपके सर पे सबसे बड़े नेता ने कह दिया। लेकिन मैं उस बात से हरियाणा अपने आप में एक पूरा केस स्टडी चुनाव है, जिसमें हर तरह के तंत्र का दुरुपयोग हुआ है, और उसके ऊपर तमाम चीजें स्टडी कर करके सामने आ रही हैं। मुझे लगता है कि हरियाणा के चुनाव की तुलना किसी से भी करना बड़ा मुश्किल है। जहां बीजेपी वाले तमाम लीडर्स ऑफ कैमरा कह रहे थे कि हम बिल्कुल साफ हैं, हम हार रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह के नतीजे आए हैं उसने पूरे देश को ही चौंकाया है। अब बात आती है पीडीए की, या जो कॉम्बिनेशन आपने बात की है, मैं कहता हूं उस बात से भी मैं पूरी तरह से नकारता नहीं हूं। माननीय राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो पूरी पार्टी के लिए एक नसीहत है। लेकिन बात यह है कि जो आपने पीडीए की बात की है, ये हर राज्य के अपने अपने समीकरण हैं। हरियाणा में 10 साल से हम विपक्ष में थे, झारखंड में हम आज सत्ता में हैं, जो हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन है। महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन पहले सत्ता में था, फिर जिस तरह से सरकार को तोड़ा गया वो पूरे देश ने देखा। 50-50 खोखे की सरकार के नारे लगे, और जो हुआ वो भी पूरे देश ने देखा। लेकिन जो वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बदलापुर से लेकर अभी तक जो बाबा सिद्दीकी वाला मैटर है, इसको अगर पूरे को आप एनालाइज करें, और एक डमी मुख्यमंत्री जिस तरह से बैठाकर बीजेपी पर्दे के पीछे से खेल कर रही है अपने व्यापारी मित्रों के लिए, वहां पर कोई चीज छुपी नहीं है। अभी लोकसभा का चुनाव भी हुआ था कुछ दिन पहले ही। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा के चुनाव के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ, जबकि पिछली बार बहुत अच्छी सीटें आई थी, और महाराष्ट्र के दम पर ही और यूपी के दम पर ही ये लोग आगे आए थे। ये दोनों बड़े राज्य थे, और दोनों ही बड़े राज्यों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। तो वो तो हरियाणा में मेरा मानना है हरियाणा हो, झारखंड हरियाणा हो, में महाराष्ट्र हो, 28% से वोट शेयर बढ़कर आपका चला गया 46%। बीजेपी का घट गया था 12% लोकसभा चुनाव में। हरियाणा की परिस्थिति बिल्कुल अलग है, झारखंड की परिस्थिति बिल्कुल अलग है, महाराष्ट्र की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। अभी आने वाले दोनों राज्यों में हमारी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, और ये पूरी तरह से एनडीए हारेगा। अच्छा लेकिन नतीजे तो पूरी तरह से मुझे लगता है कि मैनिपुलेशन है, आंकड़ों की बाजीगरी है, मैथमेटिकल और तमाम चीजों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है ये जो नतीजे हैं। कि आप एक सीट पर 66 हजार वोट जो है वो इंडिपेंडेंस को जा रहा है, और तमाम चीजें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर अभी बहुत चीजें पाइपलाइन में है, तमाम केसेस भी कोर्ट में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं उसके अधिकारी घबराए हुए हैं। आज भी जब इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल पूछा गया तो उनका चेहरा देखने लायक था। उनके पास आज भी कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था। अब प्रदीप ये बताइए, ये मराठा वर्सेस ऑल बनाने की कोशिश है महाराष्ट्र के चुनाव को, जो हरियाणा में ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला रहा, उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में उतरने की कोशिश।
हरियाणा में हमको दलितों में भी पिछली बार से ज्यादा वोट्स मिले, जाटों में भी पिछली बार से ज्यादा वोट मिले, गरीबों में भी पिछली बार से ज्यादा वोट मिले, शहरी क्षेत्रों को भी हमने स्वीप किया। तो जितना अगर एक डिस्पैशनेट एनालिसिस किया जाएगा तो हर वर्ग से हमको हरियाणा के अंदर वोट मिला है। कम दिया ना? नहीं, 2000 अगर पिछले इलेक्शन एनालाइज करेंगे उससे तो ज्यादा हमको मिला है। 28% दिया, 53% कांग्रेस को दिया। पिछली बार से ज्यादा मैं आपको कह रहा हूँ, पिछली बार से भी ज्यादा नहीं मिला। असेंबली इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस अगर आप पिछली बार करेंगे, जितनी जाट डोमिनेटेड सीट्स आप देखेंगे, हमने जितनी इस बार जाट डोमिनेटेड सीट्स में पिछली बार से हमने ज्यादा सीटें जीती हैं। कांग्रेस पार्टी तो कह रही थी सब जाटलैंड को स्वीप कर जाएगी, हमने वहां पे भी डेंट मारा है। पॉलिटिक्स यही होती है कि आपको हर वर्ग से इक्वल प्रोपोर्शन में कभी भी किसी इलेक्शन में वोट नहीं मिलता है। आप किसी भी प्लैंक पे मारेंगे, किसी वर्ग से आपको ज्यादा मिलेगा, किसी वर्ग से कम मिलेगा। कांग्रेस पार्टी जैसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्ग मुस्लिम जो है 90% से ज्यादा वोट कर दे। शमा मोहम्मद जी ने ट्वीट भी करके कहा था, कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ एक वर्ग का पूरा वोट मिला था, फिर उन्होंने अपने ट्वीट को भी डिलीट कर दिया, वो मुस्लिम वर्ग। हमने तो ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया, हम तो कह रहे हैं हम सबकी राजनीति करें। मैं एक बात तो आपत्ति जताऊंगा, आलोक जी ने कहा तंत्र का चुनाव है। गरिमा जी आप याद करिए, मध्य प्रदेश चुनाव 2018 हुआ था, जहां पे 12 सीट जो थी हम कांग्रेस पार्टी से 1000 वोट से कम मार्जिन में जीते थे, और कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव 2018 में सरकार बनाई थी। तब जाके हमने नहीं कहा कि तंत्र का चुनाव हुआ था किसी और का। आपत्ति हमारी यह है कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर हमला करती है। ईवीएम की बात करते हैं, जब मई 2017 में इलेक्शन आयोग ने चैलेंज किया था कि आप ईवीएम को हैक करिए, एक पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आई, तो फिर ये गलत है। बिल्कुल ठीक, गरिमा जी जो हाथ में नहीं आपके वो भी घोषणा कर रहा है। मैंने हरियाणा में भी कहा था, अगर जनता हमारे अगेंस्ट होगी तो अपने आप वोट कर देगी। जनता ने कहा कि झूठ की कांग्रेस की राजनीति को नहीं स्वीकारेगी। मैं आपको एक डेटा पॉइंट दूंगा, महाराष्ट्र के अंदर पर कैपिटा इनकम जब इनकी सरकार थी वो 86,000 थी, हमारी तरफ में बढ़ के 2,78,000 हुई। मतलब हर वर्ग का इनकम में ऊपर डेफिसिट कितना हो गया? 2 लाख करोड़ का हो गया फिस्कल डेफिसिट, व्हिच इज फाइन, बट 42% व्हिच इज नॉट फाइन। एक ही बताऊं, नहीं मैं आपको बताऊंगा क्यों। अगर हमने आपका आपकी सुनिए ना, हाँ बोले बोले, आप कह रहे हैं पर कैपिटा इनकम बढ़ गई महाराष्ट्र की, आपका फिस्कल डेफिसिट 2 लाख करोड़ हो गया, जीएसडीपी के 3% से ज्यादा हो गया। आपके वित्त मंत्री अजीत पवार कह रहे हैं कि भाई बस बहुत करो, अब ये चुनावी घोषणा है। हम हिमाचल प्रदेश जैसे कांग्रेस पार्टी जो है वो सैलरीज तक नहीं दे सकती, ऐसी कोई घोषणा नहीं करेंगे। ये बढ़िया था गुरु। महाराष्ट्र 42% ऑल इंडिया एफडीआई जो महाराष्ट्र में आता है, गुजरात से भी ज्यादा, तो उनके पास पॉलिसीज इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा स्पेंड सबसे ज्यादा है, तो रेवेन्यू के थ्रू आगे हो जाएगा। जब फिस्कल डेफिसिट एक लेवल के बाद क्रॉस करता है और कंट्री फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में पहुंचती, जैसे यूपीए के समय पहुंची थी, वो गलत होता है। हम अपने डेफिसिट को हमें फंड करने के हमारे पास मीन्स एंड मैकेनिज्म है महाराष्ट्र में, बिकॉज महाराष्ट्र में रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है स्टेट। मैं आपको एक छोटा सा डेटा पॉइंट दूंगा, क्योंकि आप डेटा की काफी बात कर रही थी। लोकसभा में मेरे हिसाब से सीट वाइज यस हमें नुकसान हुआ है, पर हम आराम से सरकार बनाएंगे इस असेंबली इलेक्शंस में, जैसे मैं आपको हरियाणा में भी कह रहा था। क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र में वोट शेयर का आप एनालिसिस करेंगी तो महाविकास आघाड़ी का, महाविनाश आघाड़ी जिसको हम कहते हैं, उसका वोट शेयर आया था 43.91%। ओवरऑल हमारा वोट शेयर आया था 43.60%। हम दोनों के बीच में सिर्फ 0.31% का फर्क था। ओवरऑल महाराष्ट्र के अंदर इनको सिर्फ 2 लाख वोट एक्स्ट्रा पड़े थे, परंतु मुंबई में जहां अपना गढ़ कहते हैं वहां हमको 2 लाख वोट एक्स्ट्रा पड़े थे। और तब से लेकर हमने जो फीडबैक मैकेनिज्म के तहत, अगर इतना सब चकाचक है प्रदीप, तो ये सुनिए ना, इतना सब चकाचक है तो पिछले 12 दिन में 1500 फैसले, हर दिन छुट्टियां छोड़ दीजिए, 2 अक्टूबर गांधी जयंती की छुट्टी थी, फिर एक और छुट्टी थी, वो छुट्टियां छोड़कर हर दिन 250 फैसले ले रही है कैबिनेट। जनता अगर जनता को लगेगा कि भाई ये फैसले सरकार पूरी नहीं कर सकती तो जनता में वोट नहीं करेगी। सब सरकारें करती, जनता को लगेगा कि हम डिलीवर कर सकते हैं तो करेगी। एक और चीज बोलूंगा, मैंने नहीं कहा कि सब कुछ सही था, मैंने कहा हमने फीडबैक मैकेनिज्म के तहत करेक्टिव मेजर्स इलेक्शंस के बाद में लिए, तभी हमने लाडकी बहन और बाकी योजनाओं को लागू करा। आप फिस्कल डेफिसिट की महाराष्ट्र में बात करी थी, ये नहीं करी थी 2012 के अंदर 4% फिस्कल डेफिसिट जो घट के आ गया। आप ये नहीं बात करी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंड बढ़ गया, ये नहीं आप बात करी कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, नहीं, क्योंकि आप चाहती हैं कि भाई एक ही तरीके से पॉलिटिकल एनालिसिस हो। पर जब भले आदिवासी समाज हो उसकी आय बढ़े तो आप कहेंगे हम आदिवासी विरोधी हैं, अगर ओबीसी समाज की आय बढ़े तो आप बढ़िया। सुनिए, नहीं झारखंड में गरिमा जी, झारखंड में हमारा वोट शेयर कितना था? 45%। हम ज्यादा सीट लेके आए और ये कह रहे हैं कि भाई ये बनाए झारखंड के अंदर सरकार। आपने ऐसे ही हरियाणा में कहा था, जो आपके सिफोलॉजिस्ट सब कह रहे थे कि हमारी सुनामी कांग्रेस की आएगी, क्या नतीजा निकला? यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन जो परिवारवादी नेता है वही आदिवासी समाज के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। इनकी कुर्सी से इतनी ललक थी कि एकदम से जेल के बाहर आए तो चंपाई सोरेन को हटाने का प्रयास करा, और इसके कारण एक जमीनी आदिवासी नेता जो भारतीय जनता पार्टी की बस ने चुना, क्योंकि उसको पता था कि हेमंत सोरेन जी की सरकार इन्फिल्ट्रेटर्स के साथ में खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में इनको खड़ा होना पड़ेगा। इनको क्या पता बीजेपी के बारे में? मैं उनका जवाब देने तो दीजिए पहले। इनको क्या पता भारतीय जनता पार्टी के बारे में? हेमंत बिस्वा शर्मा जी हमारे साथ में है, एक नाथ शिंदे जी एनडीए की सरकार में, और महाराष्ट्र के अंदर ये बॉम्ब वाली सरकार चलाया करते थे, जहां इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के बाहर जो है ये बॉम्ब प्लांट किया करते थे और 100 करोड़ का वसूली रैकेट चलाया करते थे, इसलिए महाराष्ट्र हमारी तरफ
मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रदीप भंडारी और आलोक शर्मा दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।